नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद साले है। क्या यूक्रेन पर अपने वसंत हमले के दौरान रशिया अमेरिकी सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है? ये वो सवाल है जिसने अमेरिका के रणनीतिकारों की नींद हराम कर रखी है। कॉन्स्टेंटिन वोरोनसोव रशिया के विदेश विभाग के परमाणु निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका गैर नागरिक इस्तेमाल संभव है वो हमारे जवाबी हमले के वैध निशाने हो सकते हैं। हम अंतरिक्ष में मौजूद उन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिनका अमेरिका और उसके साथी सशस्त्र संघर्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। रशिया ने अपने इरादे जाहिर करने में गोलमोल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी बात से यह साफ है कि ऐसे अमेरिकी सैटेलाइट्स जो युद्ध के दौरान चौकसी, निगरानी और जासूसी के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन्हें मार गिराया जाएगा। और अगर रशिया ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया तो कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले मैदान जंग में कभी नहीं हुआ है। और ये कोई खोखली धमकी भी नहीं है। रशिया के हमले से महज 3 महीने पहले 15 नवंबर 2021 को रशिया ने न्यूडोल नाम के एक नए एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया। इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा हथियार का परीक्षण अब तक किसी और देश ने नहीं किया है। इस परीक्षण के दौरान रशिया ने सोवियत युग के अपने ही बेकार हो चुके एक सैटेलाइट कॉस्मोस 1408 को मार गिराया था। ये काफी बड़ा सैटेलाइट था जिसका वजन करीब 1750 किलोग्राम था। उस सैटेलाइट की इन तस्वीरों को अंतरिक्ष में मौजूद कचरे की निगरानी करने वाली न्यूमेरिका नाम की कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। नष्ट होने से पहले और बाकी इसकी तस्वीरों की एक झलक ही इस सैटेलाइट के बारे में बताने के लिए काफी है। ये परीक्षण अमेरिका को सदमा देने के लिए काफी था। ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ अन्य मानव अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों के लिए जोखिम को बढ़ा देगा। रूस का खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बाहरी अंतरिक्ष की स्थिरता को खतरे में डालता है। रूस के गैर जिम्मेदाराना हरकत का जवाब देने के लिए अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करेगा। 1957 में स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर सोवियत संघ ने स्पेस रेस में अमेरिका से बाजी मार ली थी। लेकिन सोचिए कि उसके बाद अमेरिका ने क्या किया। 1958 में अमेरिका ने दुनिया की पहली एंटी सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जिसका नाम बोल्ट ओरायन था। सोवियत संघ अपना एंटी सैटेलाइट हथियार बनाने में 1968 में कामयाब हुआ। इनके अलावा चाइना और हिंदुस्तान 2 ही ऐसे मुल्क हैं जो सैटेलाइट को गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। 2007 में चाइना ने अपने बेकार हो चुके एक वेदर सैटेलाइट फेंगयुन 1C को अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल SC-19 की सीधी टक्कर से मार गिराया था। सैटेलाइट को मार गिराने के चाइना के इस परीक्षण से 1 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर वाले करीब 40,000 टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। 2012 में भारत के DRDO के तत्कालीन चेयरमैन VK सारस्वत ने यह बयान दिया था कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण करने की पेचीदा तकनीक है। लेकिन भारत ने यह परीक्षण 2019 में जाकर किया। मिशन शक्ति के नाम से किए गए एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण के दौरान भारत ने माइक्रोसैट R नाम के एक सैटेलाइट को मार गिराया था जो 300 किलोमीटर पर पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर काट रहा था। यूक्रेन के लिए स्टारलिंक के कमर्शियल सैटेलाइट्स बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। फिलहाल स्टारलिंक के पास करीब 3000 सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ये सैटेलाइट्स 328 से लेकर 614 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। यूक्रेन की सेना इंटरनेट और नेटवर्क से जुड़ी रहे ये तय करने में स्टारलिंक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे किस्म के कमर्शियल सैटेलाइट्स के मुकाबले स्टारलिंक 10 गुना तेजी से डेटा ट्रांसफर करता है। इसके एंटेना का डिजाइन बहुत सरल है, लेकिन इसका युद्ध पर जबरदस्त असर हुआ। दूसरी तरफ कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस के लिए रशिया अपने ग्लोनस सिस्टम का इस्तेमाल करता है।
हालांकि इनका लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलॉन मस्क के 3000 सैटेलाइट से कोई मुकाबला नहीं है। फिलहाल नेटो के फौजी गठजोड़ से समर्थन पाने वाले यूक्रेन और रशिया के बीच जारी युद्ध बराबरी पर है। सर्दियों के 4 लंबे महीने में हुए भीषण जंग के बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत कम इलाके छीन पाए हैं। अक्सर जंग का फैसला इस बात से होता है कि मैदाने जंग में दूसरे से बेहतर टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया है, और कई बार जब सब कुछ बराबरी पर होता है तब एक वक्त ऐसा भी आता है जब जंग का फैसला इससे होता है कि पहला वार किसने किया। किसी सैटेलाइट को जैम करने या नकारा बनाने के और भी तरीके मौजूद हैं, जैसे उन पर सैटेलाइट लेजर्स का इस्तेमाल करना। रशिया और अमेरिका दोनों के पास ही ऐसे हथियार हैं। 1967 की आउटर स्पेस संधि के तहत अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या जनसंहार के हथियार या फौजी ठिकानों की तैनाती जैसे बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध है। लेकिन आउटर स्पेस संधि की एक बड़ी चूक ये भी है कि अंतरिक्ष में परंपरागत हथियार के इस्तेमाल पर इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। पिछले 10 सालों में अमेरिका ने X-37B नाम का एक अपना स्पेस प्लेन बनाया है। अमेरिका का दावा यह है कि इस ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल को सैटेलाइट्स की मरम्मत करने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रशिया ने इस प्लेन को एक सुपर वेपन बताया है, यानी एक महाहथियार जो किसी भी सैटेलाइट के बहुत करीब जा सकता है और उसका अंतरिक्ष में पीछा कर सकता है। हमारी आज की आधुनिक दुनिया में मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन जैसे संचार हो, जीपीएस के तहत सही राह पर चलना हो, या मौसम की भविष्यवाणी हो, या बैंकिंग सर्विसेज हो, या खेती हो, सब कुछ सही से चलता रहे ये सैटेलाइट्स पर ही निर्भर करता है। रशिया यूक्रेन युद्ध एक नाजुक मोड़ पर है। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन दोनों ही ये राग अलाप रहे हैं कि युद्ध जीतने के लिए उन्हें जो भी करना हो वो करेंगे। अगर पारंपरिक हथियारों से ही ये लड़ाई होती रही तो ये जंग बहुत साल तक खिंच जाएगी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचाने की हरकत से ये बात साफ है कि ये मुल्क क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर रशिया और अमेरिका ने अपनी मिसाइलों को एक दूसरे के सैटेलाइट्स की तरफ तान दिया तो ये इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे तकलीफदेह लम्हा होगा। ये लम्हा पूरी मानवता को स्पेस युग से पहले के दौर में वापस ले जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक मुख्य रास्ते को बंद कर दिया है। वहां से जबरदस्त गोलीबारी की खबरें भी आ रही हैं। इस गोलाबारी में एक पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड की बुरी तरह से जख्मी हो जाने की बात भी कही जा रही है। तालिबान के मुताबिक सरहद को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानी मरीजों को आने देने से मना कर दिया है और अपने बाकी वायदों से भी पाकिस्तान मुकर गया है। एक जमाने में पाकिस्तान के संरक्षण में रहने वाला तालिबान जब से काबुल की सत्ता पर कब्जा कर चुका है, तब से सरहद पर उसके और पाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स के बीच कई बार टकराव हो चुका है। सवाल यह है कि इस टकराव की वजह क्या है और ड्यूरांड रेखा इन दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव का कारण क्यों बनी हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल के महीनों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। 19 फरवरी को तालिबान सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से लगी तोरखम सीमा को बंद कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी इमिग्रेशन अधिकारियों पर अफगानिस्तान से आने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और उचित यात्रा दस्तावेजों के न होने का कारण बताकर अफगान मरीजों और उनके देखभाल करने वालों को पाकिस्तान में प्रवेश देने से मना कर दिया। सीमा बंद होने के एक दिन बाद तालिबान सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी सुरक्षा रक्षकों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गया। मामले को सुलझाने के प्रयास में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बुधवार को काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक मामलों के लिए तालिबान द्वारा नियुक्त उप प्रधानमंत्री मुल्ला उमर गनी बरादर से मुलाकात की। अगले दिन अफगानिस्तान की तरफ से तो गेट खोल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गेट को बंद ही रखा गया। सीमा बंद होने से दोनों तरफ के व्यापारियों को पहले ही लाखों का नुकसान हो चुका है। इस विवाद की वजह से 6000 से ज्यादा ट्रक सीमा पर ही फंसे हुए हैं। ज्यादातर पर वक्त के साथ जल्दी खराब होने वाला माल लदा है।
मैं पेशावर से जलालाबाद जा रहा हूँ। मेरे ट्रक में हरी मिर्च, हरी भिंडी, खीरा और टमाटर हैं, जिनसे पानी रिसने लगा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वो हमें अब वापस जाने के लिए कहते हैं तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ईंधन के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हमने जो कुछ भी रास्ते में और यहाँ खर्च किया है, हमें इस सब का भुगतान कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा दशकों से विवाद का विषय रही है। ड्यूरेंड रेखा के रूप में जाने वाली सीमा को वर्ष 1893 में ब्रिटिश राजनयिक सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंड ने खींचा था, जिसका मकसद रूस से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था। वर्तमान में सत्ता पर काबिज तालिबान सहित किसी भी अफगान सरकार ने ड्यूरेंड रेखा को अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाता है, जो सीमा पार करने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। पिछले साल 13 नवंबर को चमन बॉर्डर पर एक दिल दहला देने वाली घटना में एक तालिबानी लड़ाके ने एक पाकिस्तानी सीमा रक्षक को गोली मार दी। इससे पहले जनवरी 2022 में तालिबान ने पाकिस्तान द्वारा दोनों देशों के बीच सीमा के तौर पर लगाए गए बाड़े को तोड़ दिया था। सीमा पर बार बार होने वाली झड़पों को इन दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले पश्तूनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद पर एक साथ मिलकर समाधान नहीं निकालते, ये घातक टकराव ऐसे ही जारी रहेंगे। इजराइल ने 19 फरवरी को सीरिया की राजधानी दमास्कस पर हवाई हमला किया, जिसमें 4 नागरिकों समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हुई। 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद सीरिया की राजधानी पर यह इजराइल का सबसे घातक हमला था। यह साफ नहीं है कि इस हमले के निशाने पर कौन था। अपनी रणनीति के मुताबिक इजराइल ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वैसे सीरिया में इजराइल अक्सर उन्हें निशाना बनाता है जिनके बारे में उसका दावा है कि वो ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े हैं। लेकिन इस बार सवाल ये पूछा जा रहा है कि तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के बाद इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलों से हमला क्यों किया? सीरिया की सेना ने आरोप लगाया है कि इजरायली मिसाइलों ने रविवार 19 फरवरी की सुबह राजधानी दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों को अपना निशाना बनाया। स्थानीय समय के मुताबिक देर रात करीब 12:30 बजे सीरिया की राजधानी में जोरदार विस्फोट हुए। इस हमले की वजह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और उच्च सुरक्षा वाले इलाके कफर सूसा जिले में एक 10 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। इस इलाके में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों का निवास, सिक्योरिटी ब्रांच और खुफिया मुख्यालय है। इसके अलावा वहाँ की रिहायशी इमारतों में आम नागरिक भी रहते हैं। देर रात 12:30 बजे जब हमने विस्फोटकों की आवाज सुनी और डिफेंस सिस्टम के अलार्म बज उठे, तो लोगों ने कपड़े पहने और ये सोचकर घर खाली करने लगे कि भूकंप आ गया। लेकिन दुर्भाग्य से ये रॉकेट थे, जबकि मैं उन्हें 1 मिनट के लिए रुकने के लिए कह रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रॉकेट हमारी इमारत पर गिरा और हमारे घरों को नष्ट कर दिया। इस हमले में 4 नागरिकों और एक सैनिक के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 15 नागरिक घायल हो गए और कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या ये हमला किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले की जगह के पास ही स्थित एक मध्यकालीन किला और अप्लाई आर्ट्स इंस्टीट्यूट भी क्षतिग्रस्त हो गया। यह हमला एक हेरिटेज साइट पर है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा संरक्षित है, जो हेरिटेज और सांस्कृतिक स्थलों पर हमला करने पर प्रतिबंध लगाता है। इस साइट के महत्वपूर्ण घटक नष्ट हो गए। क्षति काफी व्यापक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आसपास के प्रभावित भवनों का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि मरम्मत और पुनर्निर्माण की लागत क्या होगी। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल ने सीरियाई सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में स्थित कई ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। यही नहीं, सीरियाई हवाई क्षेत्र के उल्लंघन करने वाले इन ऑपरेशनों की न तो कोई जिम्मेदारी लेता है और न ही उन पर कोई चर्चा करता है। हालांकि इजराइल ने ये जरूर स्वीकार किया है कि वो ईरान के मददगार आतंकवादी गुटों और उनके ठिकानों को निशाना बनाता है। इनमें प्रमुख हैं लेबनान का हिजबुल्लाह, जिसने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना का समर्थन करने के लिए हजारों लड़ाके भेजे हैं। राष्ट्रपति बशर के शासन को रूस के साथ साथ ईरान से भी सैन्य समर्थन मिलता है। ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल के घोषित दुश्मन हैं। इजराइल का ये मिसाइल हमला 1 महीने से अधिक समय के बाद हुआ है। इससे पहले ऐसा ही हमला 2 जनवरी को दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ था, जिसमें 2 सैनिकों सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी।
सीरिया के हवाई अड्डों पर हमले इस डर से किए गए हैं कि उनका इस्तेमाल देश में ईरानी हथियारों के लिए किया जा रहा है। ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी काफी पुरानी है। वो एक दूसरे की संपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों पर अक्सर हमले करते आए हैं। हालांकि उनकी जिम्मेदारी दोनों में से कोई भी नहीं लेता है। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस छाया युद्ध के कारण सीरिया पर होने वाले हमले बहुत निराशाजनक हैं, खासकर तब जब वो अभी भी 6 फरवरी को आए भूकंप से त्रस्त है। तुर्किया और सीरिया में आए विनाशकारी 7.8 तीव्रता के भूकंप में 44,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ऐसे वक्त में जब सीरिया को भूकंप से प्रभावित लोगों तक युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए ध्यान देने की जरूरत है, उस वक्त में वो इजराइल के इन घातक मिसाइल हमलों के बाद अपने हवाई क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए मजबूर है। कोरिया प्रायद्वीप के दोनों मुल्कों के बीच फौजी तनाव लगातार बढ़ रहा है। 18 फरवरी को उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये परीक्षण परमाणु हमले का जवाब देने की उसकी क्षमता को प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। इसके बाद बामुश्किल 48 घंटों में ही नॉर्थ कोरिया ने सोमवार को 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया। उसी दिन किम जोंग उन की बहन ने प्रशांत महासागर को हथियारों की प्रयोगशाला बना डालने की धमकी दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उत्तर कोरिया ये रात अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास के जवाब में अलाप रहा है। तो सवाल ये भी है कि इस इलाके में तनाव बढ़ाने का असली जिम्मेदार कौन है? 19 फरवरी को उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने अपने देश के ताजा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें प्रसारित की। इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के एक उपनगर सुनान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉन्च किया गया। इसके पहले के भी कुछ मिसाइल परीक्षण यही किए गए थे। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इस परीक्षण का मकसद ये परखना था कि ये मिसाइल कितनी भरोसेमंद है और देश की न्यूक्लियर फोर्स युद्ध के लिहाज से कितनी माहिर और तैयार है। होस्वांग 15 नाम की मिसाइल करीब 67 मिनट की उड़ान में 990 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जापान सागर में जा गिरी। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार 18 फरवरी को लॉन्च की गई इस मिसाइल को ऊंचे कोण से दागा गया था ताकि ये आसपास के मुल्कों को पार कर जाए और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। इस बार मिसाइल की गति रेखा के आधार पर, विस्फोटक के वजन के आधार पर इस आईसीबीएम श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल में 14,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा के साथ उड़ान भरने की क्षमता प्रतीत होती है और उस स्थिति में ये अमेरिका तक पहुंच सकती है। ये एक अपमानजनक हरकत है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ उकसावे को बढ़ाता है और इस तरह के प्रयोग जापान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। 18 फरवरी को लॉन्च की गई मिसाइल नए साल के बाद लॉन्च की जाने वाली पहली मिसाइल थी। हालांकि पिछले साल उत्तर कोरिया ने 70 से ज्यादा मिसाइलों को लॉन्च किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 18 फरवरी के इस लॉन्च के अगले ही दिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप पर संयुक्त हवाई अभ्यास किया। इस अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान, B-1B बम वर्षक और दक्षिण कोरियाई वायुसेना के F-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान और F-15 के विमान ने भाग लिया। उसी दिन अमेरिका और जापान की सेना ने भी एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया, जिसका मकसद जापान और अमेरिका के गठबंधन की प्रतिरोध और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को और मजबूत करना था। अपने आक्रामक रवैये को जारी रखते हुए उत्तर कोरिया ने 20 फरवरी को अपने पूर्वी तट से 2 और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी इस मामले में कूद पड़े जब उन्होंने अमेरिकी सेना को अपने सैन्य अभ्यास रोकने की चेतावनी दी। उन्होंने पूरे प्रशांत महासागर को ही हथियारों के परीक्षण स्थल में बदल देने की धमकी भी दी। 22 फरवरी को दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अमेरिका के संयुक्त मिसाइल रक्षा अभ्यास का जवाब उत्तर कोरिया ने अगले दिन 4 बड़ी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण करके दिया। उत्तर कोरिया परंपरागत रूप से अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को संभावित आक्रमण के पूर्वाभ्यास के रूप में पेश करता है, जबकि गठबंधन के देशों का कहना है कि उनके अभ्यास रक्षात्मक किस्म के होते हैं।
हाल के वर्षों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने कुछ बड़े सैन्य अभ्यासों को या तो कम कर दिया था या रद्द कर दिया था। इसकी एक वजह उत्तर कोरिया से बातचीत करने के ट्रंप प्रशासन की कोशिशों को मजबूती देनी थी और दूसरी वजह कोविड-19 भी थी। लेकिन उत्तर कोरिया ने अब जिस तरह से ऐसे परीक्षणों को बढ़ाया है, उसके बाद दक्षिण कोरिया और जापान दोनों देशों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर सुरक्षा करने की अपनी ताकत को और मजबूती दे। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 2020 में हुई नगोर्नो कराबाख की जंग में करीब 6,500 लोगों की मौत हुई। लेकिन रशिया के दखल के बाद जब दोनों तरफ से बंदूकें शांत हुई, तब भी मामले पर कोई समझौता नहीं हो सका। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने अब एक शांति समझौते का मसौदा पेश किया है। बताया जा रहा है कि अजरबैजान इस मसौदे के बिंदुओं का अध्ययन कर रहा है और उसने अभी तक आधिकारिक रूप से इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की है। सवाल यह है कि लंबे वक्त से चला आ रहा यह संघर्ष 4 दशकों तक क्यों खिंच गया और क्या निकोल पाशिन्यान ने जो समझौते की पेशकश की है उससे इस अशांत क्षेत्र में सचमुच शांति स्थापित हो जाएगी। आर्मीनिया ने दुश्मन मुल्क अजरबैजान को शांति प्रस्ताव भेजा है। इस शांति प्रस्ताव पर अमल से दोनों मुल्कों के बीच नगोर्नो कराबाख इलाके की वजह से चल रहा दशकों पुराना विवाद खत्म हो सकता है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने 16 फरवरी को हुई एक कैबिनेट मीटिंग में इस शांति प्रस्ताव का ऐलान किया। इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने ये भी आगाह किया कि अगर दोनों मुल्कों के बीच शांति और अमन कायम करना है तो अजरबैजान को इस शांति प्रस्ताव को मानना ही होगा। 3 दिन बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हास अलीयेव के बीच हुई बैठक का स्वागत किया। हमें लगता है कि 30 साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच शांति स्थापित करने का सचमुच का ऐतिहासिक मौका है। अमेरिका ऐसे प्रयासों के समर्थन के लिए जो भी कर सकता है उसे करने के लिए प्रतिबद्ध है, फिर चाहे हमारे मित्रों के बीच ये सीधे प्रयास हो या जैसा यह है उस तरह की कोई त्रिकोणीय बातचीत हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ हो, जो भी हो। लेकिन मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की उपस्थिति के लिए उनका आभारी हूँ और दोनों के बीच एक अच्छी बातचीत होने की उम्मीद करता हूँ। दोनों मुल्कों के बीच 2020 में हुए युद्ध के बाद तनाव काफी बढ़ गया। इस युद्ध में 6,800 सैनिकों की मौत हुई और करीब 90,000 लोग विस्थापित हो गए। इस हिंसा पर तब जाकर लगाम लगी जब रूस ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया। इस समझौते के तहत अजरबैजान को उन इलाकों को छोड़ना पड़ा जिन पर उसका कई दशकों से नियंत्रण था। इस इलाके का आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों के लिए ही बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। इसे लेकर नया विवाद एक 6 किलोमीटर की रोड को लेकर है जिसे लाचिन कॉरिडोर कहा जाता है। ये कॉरिडोर आर्मीनिया को अजरबैजान के विवादित नगोर्नो कराबाख इलाके से जोड़ने वाला इकलौता जमीनी रास्ता है। 12 दिसंबर से इस रास्ते को खुद को पर्यावरण आंदोलनकारी बताने वाले अजरबैजानी लोगों ने रोक रखा है। 2 महीने से जारी इस घेराबंदी की वजह से इस पहाड़ी इलाके में मानवीय संकट खड़ा हो गया है। करीब 1.25 लाख लोगों को खाने, दवाइयों और ईंधन की कमी से जूझना पड़ रहा है। अजरबैजान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है कि इस घेराबंदी के पीछे वो है। उसने इसे अवैध खनन के खिलाफ आंदोलनकारियों का जायज प्रदर्शन करार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में आर्मीनिया के पक्ष में फैसला सुनाया है और अजरबैजान को आदेश दिया है कि वो ये तय करे कि नागोर्नो कराबाख इलाके तक जाने वाली सड़क खुली रहे। अजरबैजान गणराज्य इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक हर प्रकार के नस्लीय भेदभाव को खत्म करने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बाध्यता के मुताबिक अपने पास मौजूद हर वो विकल्प आजमाएगा जिससे कि लाचिन कॉरिडोर के दोनों तरफ से लोगों, गाड़ियों, माल ढुलाई की आवाजाही तय हो सके। अब इंतजार इस बात का है कि प्रस्तावित शांति प्रस्ताव पर अजरबैजान कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या इससे पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य रहे इन मुल्कों में हमेशा के लिए शांति आ पाएगी? तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा? आप ये बात हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मेरे साथ मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जुड़ सकते हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।